आज इस वीडियो में मैं जैक जो एक क्लास 11th में हैं, टर्म 2 के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, उसके बारे में आज मैं चाहूँगा कि मॉडल सेट जो जैक ने 3 मॉडल सेट जारी किए हैं, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3, 3 ठो मॉडल सेट जारी किए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आज इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही सेट से हो सकता है कि आपको करीब करीब 80 to 90% क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये तीनों ये सेट अगर आप करते हैं तो आप थोड़े कॉन्फिडेंस होते, क्योंकि पिछला जो हिस्ट्री रहा है अभी तक जैक के द्वारा जितने भी मॉडल सेट जारी हुए हैं मोस्टली उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो भी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वो इस बात से डरे नहीं कि हम फेल हो जाएंगे, क्या होंगे। कम से कम आप अगर 5-6 दिन अभी बचे हुए हैं तो कम से कम ये मॉडल सेट को आप बढ़िया से पढ़ लें, समझ लें, और समझने के बाद कोई चीज़ें मेमोराइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको आज हम चाहेंगे कि सेट 2 का मॉडल सेट में जो क्वेश्चन है एक एक करके आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। टोटल इसमें जो है टोटल क्वेश्चन है सो आपका 7 है, उसमें से आपको 5 ठो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, राइट दी लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मोलिक्यूल। H2O मोलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप लिखें। तो ये जो बेसिकली ये क्वेश्चन है ये 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया था कि किसी भी एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के हम इंडिकेट करने के लिए उसने क्रॉस या डॉट का साइन दिया था। तो इसी के आधार पर हमें क्या इसका बनाना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर। तो वाटर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 8 होता है। तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, और एल सेल में 6। और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो के सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल कौन कहलाएगा, हमारा जो सबसे बाहर वाला जो सेल है। तो ऑक्सीजन के लिए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, और हाइड्रोजन के लिए 1 है। इसको रिक्वायरमेंट कितना है, इसको रिक्वायरमेंट है हमारा 2 ठो इलेक्ट्रॉन का, और इसको रिक्वायरमेंट कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ये केमिकल ऐसा बॉन्डिंग बनाना चाहेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा कि इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्योंकि के सेल में मैक्सिमम हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, हमारा 8 रह सकता है। लेकिन है कितना, 6 है, और इसका कितना है, 1। तो ये किसी भी हर हाल में चाहेगा कि हमें 8 हो जाए। तो ऐसा शेयरिंग करके दिखाना है ऑक्सीजन के लिए कि इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो देखिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन लिखते हैं, ऑक्सीजन का 8, के सेल में 2, एल सेल में 6, हाइड्रोजन 1, तो के सेल में भी 1। तो अब अगर हम ऑक्सीजन ये लिख रहे हैं, सेंटर में लिखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस सिंबल से इंडिकेट कर रहे हैं। ये क्रॉस बड़ी गर्म है सर। अच्छा ठीक, क्रॉस साइन, हाँ ठीक है सर, हम ले लेंगे। क्रॉस साइन से क्या है, इंडिकेट कर रहे हैं हम 6 ही
इलेक्ट्रॉन को। और इसको कितना चाहिए, 6। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस वाटर मोलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2 ठो। तो हम क्या कहेंगे कि 2 ठो को बॉन्ड। तो ये क्या कर लेगा, ये इसको बॉन्डिंग बना लेगा, ये आपका इसका ले लेगा। इसका तो काम ठीक हो गया, चलो भाई मेरा हाइड्रोजन 2 ठो हो गया इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 ठो। तो जब ये इसका वाला काम चला रहा है तो इसका भी क्या करेगा, ये वसूलेगा। तो वसूलने के बाद क्या होगा, इसका कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 6, इसके 6। तो आपको क्या करना है, राइट द लेविस स्ट्रक्चर में आपको ये स्ट्रक्चर को क्या करना है, ड्रॉ करना। तो आई होप मैंने जितना समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, डिफाइंड क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं। देखिए आंसर तो बड़ी आसान है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कभी अगर बाय चांस अगर मॉडल सेट से अगर क्वेश्चन ना आया, थोड़ा सा इधर उधर दायां बायां कर दिया, तो हम चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी है जो साथ साथ में हम बता सकते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। तो यूनिवर्स में, यूनिवर्स कहने का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स कहने का मतलब है जितना सब चीज़ें जो मतलब ब्रह्मांड का सभी चीज़ें हैं वो सब क्या कहलाते हैं, यूनिवर्स के पार्ट कहलाते हैं। तो अगर हम किसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई भी बॉडी पे, यूनिवर्स का कोई भी बॉडी हो जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ या कुछ उसके बारे में अध्ययन कर रहा हूँ, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस्टम। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ये पेन के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ये पेन हमारा हो जाएगा क्या कहलाएगा, सिस्टम। और ये पेन के अलावा जितना भी यूनिवर्स का पार्ट है इसको छोड़ करके वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स का वह पार्ट है जिसमें सिस्टम को छोड़ करके जो पार्ट होगा यूनिवर्स का वो कहलाएगा सराउंडिंग, है ना। और सिस्टम क्या कहलाएगा, जिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या ना तो कंसीडर कर रहा हूँ या स्टडी कर रहा हूँ, जो चीज़ें कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ें मतलब उसकी के बारे में अध्ययन करना, मानना, समझना, जो भी है वही कहलाएगा सिस्टम। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिस पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ, वही हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। और सराउंडिंग क्या कहलाएगा, यूनिवर्स का वह पार्ट मतलब जिसमें केवल सिस्टम को छोड़ दो बाकी रेस्ट पार्ट जो हो जाएंगे वो कहलाएंगे सराउंडिंग। तो इसका सराउंडिंग कौन हो गया, एयर हो गया, हम लोग हो गए, और सब जितने चीज़ें हैं सब हम इसके लिए क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। तो जो अगर सपोज दैट कि अगर ये हमने ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स को हम मान लेते हैं कि ये यूनिवर्स है, क्या है, यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मान लीजिए कि जिसको मैंने रंगा है, अगर ये सिस्टम होगा तो ये बाकी सब जो प्लेन है, जो ये सब जो है, ये हमारा इसके लिए क्या कहलाएगा, ये सराउंडिंग कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोग को कि सिस्टम किसको कहेंगे, सराउंडिंग किसको कहेंगे, यूनिवर्स किसको कहेंगे। सिस्टम के 3 टाइप्स जनरली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाता है। ये फिजिक्स में भी पढ़े जाते हैं, आपके केमिस्ट्री में भी पढ़े जाते हैं। कौन कौन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, ठीक है। ओपन सिस्टम उसको कहेंगे अगर मान लीजिए कि ये यूनिवर्स है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। अगर यूनिवर्स, अगर
सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का अगर एक्सचेंज हो रहा हो तो दैट सिस्टम आर कॉल्ड दी ओपन सिस्टम। इसमें कौन कौन एक्सचेंज होगा? इसमें हमारा मास भी एक्सचेंज होगा और हमारा क्या होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज होगा। ये दोनों एक्सचेंज होंगे किसके साथ? विथ सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग के साथ अगर हमारा मास भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है तो वो सिस्टम कहलाएगा ओपन सिस्टम। जैसे अगर मान लीजिए कि गर्म चाय की प्याली है और अगर हम खुला में रख दिए तो देखना मास जो है सो भाप के रूप में निकल करके एयर में मिल जा रहा है। अब पहले जो एयर था मतलब चाय था वो गर्म था, कुछ समय के बाद ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्परेचर है जो एनर्जी के फॉर्म में है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो गया किस में, सराउंडिंग में। तो चाय ठंडी हो गई और उसके आसपास में जो गैस है वो गर्म हो गया। तो ये कहलाएगा हमारा ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि मास एक्सचेंज करेगा नहीं, सॉरी, मास जो है एक्सचेंज नहीं करेगा लेकिन हमारा एनर्जी क्या कर जाएगा, एक्सचेंज करेगा। उसको कहेंगे हम क्लोज सिस्टम। जैसे हम अगर कपड़ों में आयरन करते हैं तो आयरन करने के समय में जो आयरन होता है तो ये क्या होता है, गर्म रहता है, लेकिन कुछ देर बाद छोड़ देंगे तो क्या होगा कि आयरन ठंडा हो जाएगा। तो क्या उसमें हमारा जो आयरन का वेट है वो क्या लॉस हो जाता है? नहीं लॉस होता है। तो इसका मतलब है कि मास का वहाँ लॉस नहीं हो रहा है। लॉस किसका हो रहा है या एक्सचेंज किसका हो रहा है, एनर्जी का। तो ये जो हमारा हॉट आयरन है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा क्लोज सिस्टम का। और आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहेंगे जिसमें ना तुम्हारा मास एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगा, मतलब कोई एक्सचेंज नहीं होगा, उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में किस का एग्जांपल क्या है? तो थर्मोफ्लास्क है। थर्मोफ्लास्क में जो हम पानी रखते हैं उसमें क्या होता है, आपका ना मास के रूप में वेपर आपका एक्सचेंज हो रहा है, ना ही आपका हीट जो आप या तो थर्मोफ्लास्क में जो पानी रखे हुए हैं ठंडा रखे हैं या गर्म रखे हैं, अगर ठंडा है तो ठंडा ही रहा, गर्म है तो गर्म ही रहा, तो उसमें हमारा एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो वैसा सिस्टम जिसमें मास का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है और ना ही एनर्जी का, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, उसको कहेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब विगलित अवस्था। जैसे हमको कोरोना काल में क्या हुआ था, आप लोगों ने देखा था कि आइसोलेशन में जिसका कोरोना हो गया था उसको क्या कहते थे, चलो इसको आइसोलेशन में रखो 15-20 दिन या 1 महीना जो भी था टाइम। आइसोलेशन मतलब उसको किसी से मिलना जुलना नहीं, मतलब कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं होना है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, आइसोलेटेड मतलब द सिस्टम, वैसा सिस्टम विच जो कैनोट एक्सचेंज मास और मास एंड एनर्जी, जो एनर्जी और मास को एक्सचेंज नहीं करता, किसके साथ, विथ सराउंडिंग के साथ, है ना, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, थर्मोफ्लास्क। अगर ये इतना ही लिखना है, एग्जाम्पल आपको ज़रूर देना है क्योंकि यहाँ से आपके हाफ मार्क्स दिए जाएंगे और एक एग्जाम्पल जो देंगे वो 1 मार्क्स, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 1 मार्क्स के। अब अगर कभी क्लोज सिस्टम आया तो आपको मैंने यहाँ बताया है, क्लोज सिस्टम में मास का एक्सचेंज नहीं होगा, केवल एनर्जी का, और ओपन सिस्टम में दोनों का। तो मैंने इसलिए इसको बताया कि कभी अगर पूछ दिया जाए कि पूछ देगा कि डिफाइंड ओपन सिस्टम, तो यहाँ क्या करना है, केवल आपको लिखना है कि मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है। मतलब यहाँ पे कैन नोट की जगह पे नोट हो जाएगा, मतलब कैन नोट की जगह पे कैन हो जाएगा, किसके लिए, ओपन के लिए। और क्लोज के लिए केवल क्या लिखना है, ये एक्सचेंज नहीं होता, मास और एनर्जी एक्सचेंज होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, राइट
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NH2 और Np1 to 6, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है 1 से 6 तक भरेगा, क्योंकि P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता कितना होता है? 6 होता है। इसीलिए हम क्या किए हैं? 1 से 6 तक होगा, आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इससे पहले थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन 2 टर्म है। अगर ये समझ में आ जाए तब ये आपको आसानी से समझने में हेल्प करेगा आपको। ऑक्सीडेशन मतलब होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो रिडक्शन। आप आज कैसे रखें? देखिए लॉस में O है, यहाँ पे भी O है, तो समझ जाइए कि अरे ये मिलता जुलता है तो ऑक्सीडेशन होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, और जहाँ गेन हो रहा है वहाँ पे रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जो रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे LIC एजेंट कहते हैं, तो LIC एजेंट क्या कराता है? दूसरे को LIC करवाता है और खुद क्या करता है? पैसा कमाता है ना। अब जैसे बस एजेंट क्या करता है? बस में चढ़ता है तो क्या खुद टिकट अपने लिए बनाता है? नहीं, दूसरों का टिकट बनवाता है और अपने पैसे कमाता है। उसी तरह से यहाँ डिफाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। एजेंट किसका एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग का, मतलब दूसरे ऑक्सीडेशन करने का एजेंट, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाता है? द केमिकल सब्सटेंस, वैसा केमिकल सब्सटेंस है ना, विच रिड्यूस इटसेल्फ, जो स्वयं रिड्यूस हो जाता हो ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान खुद ही क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, उसको कहेंगे इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमने यहाँ टर्म लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे? वह रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस साथ साथ हो रहा हो। अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, वैसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? तुम्हारा क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस दोनों साथ साथ में हो, उसको कहेंगे रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो केमिकल सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो जाए उसको कहेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मान लिया जाए कि कम बाय चांस आपको पूछ दिया नहीं कि चलो डिफाइन करो, क्वेश्चन आ जाए डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट, क्या डिफाइन करना है? रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करना है। तो आंसर क्या लिखेंगे? इसमें क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो रहा था, इसमें खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन आप लिखेंगे द केमिकल सब्सटेंस, वैसा केमिकल सब्सटेंस विच जो ऑक्सीडाइज इट सेल्फ, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए ड्यूरिंग रेडॉक्स
रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो अगर कभी अल्टरनेट क्वेश्चन अगर पूछ दे कि नहीं चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह रिड्यूसिंग एजेंट, तो घबराना नहीं है, यहाँ पे बस केवल चेंज कर देना है, रिड्यूस की जगह पे ऑक्सीडाइज कर देना। तो आपको ये अंडरलाइन कर देना है। ये अंडरलाइन करने का मतलब है कि एग्जामिनर आपका पहले ढूंढेगा कि ये चीज़ टर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया है। अब क्वेश्चन नंबर ये 4 नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, गलती से मैंने 5 को बता दिया, 4 नहीं बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये मिस्टेक से मैंने 5 बता दिया, लेकिन ये 5 में क्या है क्वेश्चन, डिफाइन दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये लिखेंगे, ठीक है। 4 मैंने नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कैटलिस्ट डाल देंगे तो क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो इसका आंसर याद करने या समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, हो सकता है कि वो भी अल्टरनेट में क्वेश्चन में आपको पूछे, तो ये ध्यान आप दें। क्या दें, सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो हम लोग जनरली डायरेक्शन के आधार पर 2 तरह का पढ़ते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। कितने तरह का रिएक्शन, 2 तरह का। रिवर्सिबल रिएक्शन किस, पहले जान ले, इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहेंगे, वैसा रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में जाता हो। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो फिर प्रोडक्ट कभी भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसका डायरेक्शन हमेशा यूनि डायरेक्शन होता है, आगे की ही ओर होता है, उसको कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कहने का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और फिर प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि ये फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्सन हो सकता है और हमेशा होता रहता है। तो और इरिवर्सिबल में क्या होगा, जो एक बार प्रोडक्ट बन गया तो परमानेंटली ही बन जाता है। बाई चांस कभी फिर वापस दूसरे तीसरे रिएक्शन करवा के या फिजिकल प्रोसेस से कर दे तो अलग बात है, लेकिन स्पॉन्टेनियसली आपका नहीं होगा। ये इसमें स्पॉन्टेनियसली क्या हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है। तो रिवर्सिबल में अगर इसका मान लीजिए कि आगे वाला का रेट कोई रेट से तो जा रहा होगा कि मान लीजिए इतना टाइम में इतना बन गया सी, या 2 घंटा में इतना बना, 5 ग्राम 6 ग्राम कुछ भी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या लिखेंगे, आगे साइड में जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कितना रेट से पीछे आ रहा है, कितना रेट से आगे जा रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कोई भी सभी रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं कहेंगे। हम रिवर्सिबल कंडीशन कहने के लिए क्या होना चाहिए कि जितना रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रेट से वो प्रोडक्ट कंज्यूम भी हो रहा है, मतलब पुनः वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर दोनों का रेट इक्वल होगा तभी वो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पा लिया है, कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच चुका है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचने के लिए क्या कंडीशन है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आप देखिए कैटेलिस्ट क्या करता है, कैटेलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन कंडीशन को कोई चेंजिंग नहीं करता क्या है कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त करने के लिए अगर 5 घंटा लगाया, तो कैटेलिस्ट क्या करता है कि वो 5 घंटा को घटा करके वो 1 घंटा या आधा घंटा मतलब टाइम को मतलब रिड्यूस कर देता है
कि इक्विलिब्रियम अटेंड होने में जितना टाइम लगा था उसको क्या कर देगा, घटा देगा। तो कैटेलिस्ट का काम क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, उसके टाइम को रिड्यूस कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे, है ना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कैटेलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द रिएक्शन, है ना। द कैटेलिस्ट, आंसर में लिखेंगे कैटेलिस्ट डज नॉट अफेक्ट, है ना, या अफेक्ट, है ना, अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ये रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट को वो कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये क्या कर सकता है, इट रिड्यूस द टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन करने के लिए टाइम को केवल क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आया होगा। हमने थोड़े से इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन हमने आपको इससे करवाया है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताऊंगा।